सड़क के बीच में नाथन जाग जाता है और उसे पता चलता है कि वह एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया है। उसका वाहन सड़क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फिर भी नाथन के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं है। उसी समय वह उस बाइक के चालक डैनियल को देखकर चौंक गया जिसे नाथन की टक्कर हुई थी। नाथन को आश्चर्य हुआ कि डैनियल को भी कोई चोट नहीं लगी। डैनियल को आश्चर्य होता है कि क्या नाथन को कार से बाहर निकलना याद है, और नाथन स्वीकार करता है कि उसे याद नहीं है। वह इसके लिए झटका और इस तथ्य को जिम्मेदार मानते हैं कि उनका सिर डैशबोर्ड पर लगा था। हालांकि कोई घाव नहीं है और उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। तब डैनियल ने बड़ी खबर दी, वे वास्तव में मर चुके हैं और ये उनके भूत है। वह सिद्धांत देता है कि वह पहले मर गया क्योंकि वह कई मिनट तक वहां रहा था और पहले तो वह इनकार कर रहा था, लेकिन कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है। नाथन इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और अपनी कार की जांच करने जाता है, यह देखते हुए कि ड्राइवर का डिब्बा पूरी तरह से फंस गया है। आगे देखने पर अंदर उसका शव दिखाई देता है। हैरान होकर नाथन पीछे हट जाता है और अपने दोस्तों और बच्चों के बारे में सोचते हुए उसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगता है। डैनियल ने उल्लेख किया कि वह अपनी पत्नी को याद करेगा और उसे यह अजीब लगा कि नाथन ने बच्चों की मां का उल्लेख नहीं किया। जैसा कि नाथन लगातार घबरा रहा है, डैनियल का कहना है कि यह पुष्टि करता है कि पुनर्जन्म मौजूद है और वह शांति महसूस करता है, जिससे नाथन और भी अधिक घबरा जाता है और फिर से सब कुछ नकारना शुरू कर देता है। डैनियल इसकी अनुमति नहीं देता है और उसे वास्तविकता का सामना कराने के लिए शव को कार से बाहर लाता है। चूंकि नाथन असहज है, डैनियल ने शरीर का चेहरा रूमाल से ढक लिया। तभी सड़क पर एक कार आती है और शव के पास रुकती है। नाथन मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर उसे देख या सुन नहीं पाता है। यह जांचने के लिए कि शरीर वास्तव में मृत है, अपने पैर का उपयोग करने के बाद आदमी नाथन की जेबें खाली करता है, पैसे लेता है और बस चला जाता है। अब नाथन अंततः स्वीकार करता है कि वह एक भूत है और आश्चर्य करता है कि क्या अगला निर्णय आएगा। वह स्वीकार करता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन कसम खाता है कि यह दया के कारण किया गया था। इससे पहले कि वह और कुछ कर सके, डैनियल को अपने आसपास संगीत सुनाई देने लगता है। अचानक उसी समय उनके सामने एक रहस्यमय सफेद दरवाजा प्रकट होता है और इलाका बर्फ से ढक जाता है। डैनियल कसम खाता है कि उस दरवाजे से संगीत आ रहा है, लेकिन नाथन कुछ नहीं सुन सकता। वे पार करने ही वाले हैं कि तभी उनके पीछे एक लाल दरवाजा दिखाई देता है जो और भी भयावह लग रहा है। नाथन को इस दरवाजे से चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन डैनियल को नहीं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सफेद दरवाजा स्वर्ग की ओर जाता है और लाल दरवाजा नरक की ओर जाता है, जिसका अर्थ है कि नाथन को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दंडित किया जा रहा है। नाथन फिर से घबरा गया। उसने बताया कि उसकी पत्नी बीमार थी और वह केवल उसे उसके दुख से बाहर निकालना चाहता था। डैनियल उसे अनदेखा करता है और उसके दरवाजे को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन नाथन उसे धक्का देता है और पहले पार कर जाता है। हालांकि कुछ नहीं होता। जब डैनियल कहता है कि अगर वह बेहतर दरवाजा चाहता है तो उसे बेहतर व्यवहार करना चाहिए, तो नाथन ने गाड़ी चलाते समय डैनियल को बाइक पर न देख पाने के लिए माफी मांगी। बदले में डैनियल ने स्वीकार किया कि सड़क के किनारे खेल रही एक छोटी लड़की ने उसका ध्यान भटका दिया था। पुरुष अलविदा कहने के लिए गले मिलते हैं और डैनियल सफेद दरवाजा पार कर जाता है। फिर भी उसे कुछ नहीं होता है। वह फिर से कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वह संगीत सुनना बंद कर देता है। उनके पीछे एक आवाज आती है और डैनियल ने जिस छोटी लड़की को देखा था वह प्रकट होती है, जिसका अर्थ है कि वह भी मर चुकी है। वह उल्लेख करती है कि बाइक पर एक आदमी उसके पास आया और डैनियल ने स्वीकार किया कि उसने गाड़ी चलाने से पहले शराब पी थी, जिससे नाथन को यह समझाने के लिए प्रेरित किया गया कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। डैनियल लापरवाह था और उसने एक मासूम बच्चे को मार डाला। थोड़ी बहस के बाद लड़के लड़की को दरवाजे तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे अजनबियों पर भरोसा नहीं करना सिखाया जाता है और वह चिल्लाना शुरू कर देती है। वे उसे शांत करने में विफल रहते हैं और डैनियल थक जाता है, इसलिए वह उसे उठाता है और सफेद दरवाजे में फेंक देता है। लड़की तुरंत गायब हो जाती है और सफेद दरवाजा भी गायब हो जाता है। बाद में लोग स्वीकार करते हैं कि उनके लिए भी आगे बढ़ने का समय आ गया है। डैनियल थोड़ा झिझकता है, इसलिए नाथन अपनी पत्नी को फिर से स्थिति समझाने से पहले उसे लात मारता है। उसे यकीन है कि उसने कुछ नहीं किया और जाने से इनकार कर दिया। हालांकि सड़क पर एक विशाल राक्षस अपने जलते मुंह में आत्माओं को लेकर आता हुआ दिखाई देता है और भयभीत नाथन अंतः लाल दरवाजे को पार कर जाता है। फिर नाथन नरक में पहुंचता है, जहां वह हजारों आत्माओं को जमीन पर बेहोश पाता है। एक युवा लड़की को पाकर वह सदमे में अपने घुटनों पर गिर जाता है और जब वह उसका हाथ पकड़ता है तो उसे उसकी यादें दिखाई देती है। लड़की का नाम जीन है और उसके कमरे में खौफनाक परछाइयां है। उसके लिए सोने में परेशानी होना सामान्य बात है, क्योंकि उसके माता पिता उसके बारे में बहस करना बंद नहीं करते। माँ अपनी बेटी की मदद करना चाहती है, हालांकि पिता बच्चे से भयभीत है और सोचता है कि उन्हें वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है। इससे तंग आकर जीन बिस्तर से उतर जाती है और खिड़की की जांच करने से पहले अपने संगीत बॉक्स को बजाने देती है। बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है और वह इसकी खौफनाक परछाइयों को जिम्मेदार मानती है। फिर वह नाश्ते के लिए नीचे जाती है और देखती है कि उसके माता पिता अभी भी उसके बारे में बहस कर रहे हैं। वह स्वयं नाश्ता बनाना चुनती है और ब्रेड स्लाइस पर जैम को अनाड़ी ढंग से फैलाती है। हालांकि वह चाकू संभालने में खुश दिखती है। कुछ समय बाद जीन अपने चिकित्सक से मिलने जाती है। वह महिला को बताती है कि कैसे उसने शिशु पक्षियों को कुछ कुकी के टुकड़े खिलाए, जिससे माँ पक्षी को अपने बच्चों की चिंता होने लगी और वह उसकी ओर उड़ने लगी। जीन ने सभी पक्षियों का गला घोंटकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह अपनी छोटी बहन को पेन से मारना भी पसंद करती है, क्योंकि वह उसे नफरत करती है और यहाँ तक कि स्वीकार करती है कि वह अपने माता पिता को चोट पहुंचाना चाहती है। जीन जानती है कि वे उससे डरते हैं, क्योंकि अतीत में जब वे सो रहे थे तो उसने उन्हें चोट पहुंचाई थी। तब से वे उसे हर रात उसके कमरे में बंद कर देते हैं। चिकित्सक चर्चा करना चाहता है कि जीन ने उसकी बहन के साथ क्या किया, लेकिन उसने अब और बात करने से इनकार कर दिया। अगली सुबह जीन मेज पर नाश्ते की मांग कर रही है, लेकिन कोई नहीं आता है। कुछ मिनट बाद वह अनाज का एक कटोरा खाती हुई दिखाई देती है, जबकि उसके कपड़े खून से लथपथ होते हैं। पास में ही उसके माता पिता जमीन पर मृत पड़े हैं। वह दोबारा जांचती है
कि वे सचमुच चले गए हैं और फिर अपनी माँ के गाल पर अलविदा चूमती है। इसके बाद वह जैम के साथ और ब्रेड बनाती है और तह खाने में जाती है, जो अजीब तरह से एक विशाल गुफा जैसा दिखता है। वह खाना अपने दोस्त टोनी को देती है, जो एक मानवीय लेकिन विकृत प्राणी है। जीन को लगता है कि टोनी ने उसके माता पिता को मार डाला, लेकिन वह इससे इनकार करता है। जब टोनी खाना खा रहा होता है, जीन घोषणा करती है कि चूंकि उसके माता पिता मर चुके हैं, इसलिए वह ऊपर जा सकता है और उसके साथ रह सकता है। अब टोनी घर के चारों ओर घूमता है और गर्म धूप की अनुभूति से चकित हो जाता है, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जीन उसे बाथरूम में ले जाती है और उसे सिखाती है कि बाथटब का उपयोग कैसे करना है, जबकि वह अपनी माँ का मेकअप और गहने पहनती है। एक बार फिर टोनी अपनी विकृत त्वचा पर साफ पानी का एहसास देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। कुछ क्षण बाद टोनी साफ कपड़े पहनता है, जो उसके पिता के हुआ करते थे, और जीन उसे शवों को हिलाने के लिए मदद मांगती है। लेकिन पहले जीन अंतिम अलविदा के रूप में एक सरप्राइज तैयार करना चाहती है। अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए जीन दर्शकों के बीच अपने माता पिता के शरीर के लिए एक नाटक तैयार करती है। वह बिना नाश्ता किए जागने की कहानी सुनाती है, कल्पना करती है कि दर्शक उसके चुटकुलों पर हंस रहे हैं। फिर वह टोनी को मंच पर खींचने के लिए एक जंजीर का उपयोग करती है और घोषणा करती है कि वह हत्यारा है और उसे मार दिया जाएगा। टोनी ने फिर से किसी की हत्या करने से इनकार किया और बताया कि गुफा में दिखाई देने से पहले उसे अपने अस्तित्व की कोई याद नहीं है। जीन ने भीड़ को उसकी फांसी के लिए वोट करने के लिए मजबूर किया और टोनी को खुद को मिटाने के लिए स्टूल पर पैर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद टोनी ने मां के शव को डबल बेड के नीचे छुपा दिया, जबकि जीन खुशी से उस पर कूद पड़ी और अपने माता पिता को सोते समय चाकू से छेड़ने के बारे में सोचने लगी। जल्द ही टोनी पिता के शव को भी छिपाने के लिए लाता है और उसे एहसास होता है कि वह खुद को दर्पण पर नहीं देख सकता है। यह पुष्टि करते हुए कि वह जीन के अंधेरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और उसने कल रात अपने माता पिता को मार डाला। चूंकि उनमें से कोई भी खाना नहीं बना सकता, इसलिए वे दोपहर के भोजन के लिए जैम के साथ अनाज और ब्रेड लेते हैं। उसी समय कोई घंटी बजाता है और जीन मेलमैन को ढूंढने के लिए दरवाजा खोलती है। उसे डिलीवरी पर हस्ताक्षर करने के लिए एक वयस्क की आवश्यकता है, इसलिए जीन ने टोनी को बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डाकिया उसे मिस्ड डिलीवरी कार्ड देने का फैसला करता है और चला जाता है। तब जीन हताश होकर टोनी की तलाश करती है, लेकिन उसे नीचे कहीं नहीं पाता है। जैसे ही वह दौड़ती है, वर्षों से उसके द्वारा बनाए गए डरावने चित्र दिखाए जाते हैं। आखिरकार वह टोनी को अपने माता पिता के कमरे में शवों को खाते हुए पाती है। दरवाजा बंद होते ही वह इसे रोकने के लिए चिल्लाती है। बाद में जब उसके खिलौने जल गए, तो जीन ने अपनी छोटी बहन की जांच की, जो हत्या के बारे में चित्र बना रही थी। जीन ने घोषणा की कि टोनी भूखा है और वह अपनी बहन को रसोई में ले जाती है, जहां वह ओवन चालू करने से पहले उसे ओवन में धकेल देती है। फिर जीन खुश धुन गाते हुए रसोई से बाहर निकलती है और परछाइयां दीवारों पर उसका पीछा करती है। नरक में नाथन ने जो कुछ देखा उसे घृणा होती है और वह रेंग कर चला जाता है। उसे एक किशोर लड़की और उसकी मां मिलती है, इसलिए वह उन्हें छूता है। मां को जूलिया कहा जाता है और याद में वह ब्रेकडाउन को रोकते हुए चाय बनाने की कोशिश कर रही है। वह अपनी बेटी का नाम पुकारती है, लेकिन वह जवाब नहीं देती है। तभी उसे मेज पर सूखा खून का धब्बा दिखाई देता है। इसे खरोंचने की कोशिश करने से उसे और भी बुरा महसूस होता है। अभी भी इनकार में जूलिया अपनी बेटी के शरीर को टब से बाहर निकालने के लिए बाथरूम में जाती है, जो खूनी पानी से सना हुआ है। वह रोती रहती है क्योंकि क्लो को एक गुड़िया की तरह घसीटा जाता है और अंत उसे रसोई की मेज पर लाया जाता है। जूलिया उसके लिए नाश्ता परोसती है और संभवतः साथ में छुट्टियों पर जाने के बारे में बात करती है। पिछली सुबह के फ्लैशबैक में क्लोए को बाथटब में समय बिताने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। जूलिया अंदर आई और उसे जल्दी करने के लिए याद दिलाया, क्योंकि वे हर दिन स्कूल के लिए देर नहीं कर सकते थे। बाद में नाश्ते के दौरान क्लो चाकू को घूरते हुए अपनी मां को फोन पर सहकर्मियों के साथ बहस करते हुए सुनती रही। स्कूल में उसे हिंसक रूप से परेशान करने वाले लोगों की यादें उसे सताती रही, जिससे उसका जीवन दयनीय हो गया। चाकू की तेज चुभन से क्लो की उंगली से खून बहने लगा और मेज पर दाग लग गया। जब जाने का समय आया तो क्लो ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और स्कूल छोड़ना चाहती है, लेकिन जूलिया ने कहा कि क्लो नहीं थी, इसलिए उसे दोस्त बनाने के लिए बस थोड़ा और समय चाहिए। क्लोई रोई भी और स्कूल को सचमुच नरक कहा। फिर भी जूलिया ने सोचा कि वह सिर्फ एक नाटकीय किशोरी थी। वर्तमान में क्लो का शरीर कुर्सी से फिसल जाता है और बिल्लियां उसके आत्मविलोपन के घाव को चाटती हुई दिखाई देती है। जूलिया पालतू जानवर को डरा देती है और क्लो को व्हील चेयर पर बिठा देती है, जबकि उसके फोन की घंटी बजने पर ध्यान नहीं देती है। वह अचानक झपकती है और घोषणा करती है कि वे अपनी कोठरी में जाने से पहले एक यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वह कुछ चीजें इकट्ठा करती है और एक और ब्रेक डाउन करती है। इसके बाद वह क्लो के शरीर को कंबल से ढक देती है और कसम खाती है कि वह उससे प्यार करती है, भले ही वह हमेशा उसके साथ नहीं थी। जूलिया ने यह भी घोषणा की कि क्लो को अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और वह घर पर ही अपनी पढ़ाई करेगी। जब जूलिया बाहर जाने के लिए सामने का दरवाजा खोलती है, तो वह यह देखकर चौंक जाती है कि यह एक ईंट की दीवार से अवरुद्ध है। इससे क्लोई के बाथरूम स्टॉल में छिपने की कोशिश का एक और फ्लैशबैक शुरू हो जाता है, जबकि अन्य लड़कियां उसका नाम पुकारती रहती थीं और दरवाजे को लात मारती रहती थीं। उनकी धमकियों ने क्लो को दरवाजा खोलने के लिए मजबूर किया और उन्होंने तुरंत उसे दर्पण के सामने धक्का दे दिया, उसे घुटनों के बल बैठने से पहले अपमानित किया। लड़कियों ने क्लो से अपने जूते चटवाए, जबकि उनमें से एक ने सब कुछ फिल्माया। वर्तमान में यह पता चला है कि ईंट की दीवार जूलिया के पड़ोसी का प्रतिनिधित्व करती थी, जो उससे मिलने आया था और सोचता है कि उसने जूलिया की चीख सुनी है। घबराई हुई जूलिया कहती है कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं और बातचीत खत्म करने की कोशिश करती है। हालांकि पड़ोसी ने नोटिस किया कि वह अजीब व्यवहार कर रही है और घर में घुस गई। जब उसने क्लो का शव देखा तो उसे बड़ा झटका लगा। कुछ क्षण बाद जूलिया यात्री सीट पर शव के साथ गाड़ी चला रही है। वह उस दिन का वर्णन करते हुए रोती है जब क्लो का जन्म हुआ था और अब से बेहतर जीवन का वादा किया था। जूलिया क्लो से उसे जवाब देने के लिए विनती करती रहती है और अंतः वास्तविकता सामने आती है, इसलिए वह अंतः क्लो की आंखें बंद कर लेती है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। जैसा कि फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि क्लो बाथटब में खुदकुशी कर रही है और उसकी मां उसे ढूंढ रही है,
जूलिया खून से लथपथ उठती है और देखती है कि फायरमैन उसे बाहर निकालने के लिए दरवाजा तोड़ रहे हैं। वह उनकी गोद में संघर्ष करती है, अपनी बेटी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती। जबकि कुछ फायरमैन जूलिया को कार से दूर खींचते हैं। अन्य लोग क्लो की जांच करते हैं और उसे मृत पाते हैं। फिलहाल यह मान लिया गया है कि वह दुर्घटना में मर गई थी। जूलिया के लगातार रोने और भीख मांगने पर ध्यान न देते हुए क्लो को एक बॉडी बैग में डाल दिया गया। नरक में नाथन महिलाओं के शरीर को धकता है और त्रासदियों को देखकर थककर जमीन पर गिर जाता है। उसी क्षण शैतान प्रकट होता है और घोषणा करता है कि वह नाथन को उसकी सजा दिलाने में मार्गदर्शन करेगा। एक बार फिर नाथन यह समझाने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, लेकिन शैतान बताता है कि वह पागल थी और उसने इच्छा मृत्यु नहीं मांगी थी, इसलिए नाथन को उसकी सहमति नहीं मिली थी। फिर शैतान नाथन को दूसरे क्षेत्र में निर्देशित करना शुरू कर देता है और समझाता है कि शाश्वत विनाश में पहला कदम अर्धलगाव है, ताकि आत्माएं अपने पिछले जीवन की सभी यादों को भूल सके और दर्द और निराशा की शुद्ध आत्मा बन सके। नाथन एक नया दरवाजा पार करता है और अन्य आराम कर रहे शवों के साथ एक अंधेरे कमरे में दिखाई देता है। शैतान ने घोषणा की कि अलगाव 4000 वर्षों तक रहेगा, जो उसके बाद आने वाले कष्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। जैसे ही नाथन घबरा जाता है, शैतान चला जाता है और प्रवेश द्वार को गायब कर देता है। अचानक एक कंबल हिलता है और बिली नामक एक सड़ी हुई आत्मा बाहर आती है। बिली सोचता है कि नाथन उसका नया खिलौना है और वह तुरंत उस पर हमला करता है, उसका सिर तोड़ देता है और बिना किसी परवाह के उसे इधर उधर फेंक देता है। नाथन को जमीन पर पटक दिया जाता है और बिली उसे तब तक पीटना शुरू कर देता है जब तक कि नाथन जवाब देना बंद नहीं कर देता। तब बिली हताशा में चिल्लाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह बहुत दूर चला गया और नाथन की आत्मा को नष्ट कर दिया, जिसे उसे पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वास्तविक दुनिया में एक माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, जबकि शैतान बिली को बताता है कि एक शापित आत्मा को वापस भेजकर उसने एंटी क्रिस्ट बनाया है। शैतान बिली का सिर काटकर उसे दंडित करता है। फिर वह बताता है कि उसका शरीर वापस बड़ा हो जाएगा और बिली का नया मिशन नाथन की आत्मा को वापस लाना है। कुछ समय बाद बिली बच्चे के कमरे में दिखाई देता है।